हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। मेरा नाम है अलक पांडे और मैं आया हूं आपको एक छोटी सी उम्मीद देने आपके नीट के एग्जाम के लिए। तो हमारे फिजिक्स क्रैश कोर्स का ये है डे नंबर 2 और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनामैटिक्स। तो कंप्लीट काइनामैटिक्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आज है आपका पार्ट नंबर 1, लेक्चर नंबर 1। सो हम लोग इस लेक्चर में करेंगे ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स, ढेर सारे ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, प्रीवियस ईयर नीट के सवाल और ढेर सारा मजा भी। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए कि हमारे पिछले लेक्चर की है ना, यानी डे 1 की जो प्रैक्टिस शीट थी उसका वीडियो सॉल्यूशन आ चुका है। कहां पे? फिजिक्स वाला मोबाइल ऐप में। फिजिक्स वाला मोबाइल ऐप में जाएंगे, ऐप के बैचेस सेक्शन में जाएंगे और वहां पे अपना बैच उम्मीद बैच पे क्लिक करेंगे। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उम्मीद बैच पे क्लिक करते ही बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, कोई पैसा नहीं कटेगा। बाय नाउ पे क्लिक करते ही 0 फी के अंदर आप बैच में इनरोल हो जाओगे। बाय नाउ पे क्लिक करते ही आप 0 फी के अंदर बैच पे इनरोल हो जाओगे। फिर फिजिक्स वाला के मोबाइल ऐप में उम्मीद बैच के अंदर आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी। प्रैक्टिस शीट आपको हर लेक्चर के साथ मिलेगी। इस लेक्चर के साथ भी एक प्रैक्टिस शीट होगी जिसमें होंगे लेक्चर से जुड़े ढेर सारे प्रैक्टिस करने के सवाल, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर वो सवाल आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप उनके वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हो मोबाइल ऐप के अंदर, वहीं बैचेस में, उम्मीद बैच में। वीडियो सॉल्यूशन नेक्स्ट डे आएंगे शीट मिलने के साथ ही साथ लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी आपको वहीं पे अवेलेबल कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बहुत मजा आने वाला है। लेट अस स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ दिस लेक्चर। सो टुडेज गोल, आज क्या क्या पढ़ना है? आज एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पढ़ना है। इसके पहले डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी समझेंगे, एक स्पेशल केस। फिर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की बात करेंगे। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, या 4 थी या 5 थी, देखते हैं आज, मजा आएगा बहुत। उसके बाद 1 डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी करेंगे। 1 डायमेंशनल मतलब कि बॉडी को ऐसे फेंका या ऐसे ड्रॉप किया, एंगल वाला नहीं होगा। एंगल वाला 2 डायमेंशनल, जिसको आप प्रोजेक्टाइल कहते हो। वैसे प्रोजेक्टाइल होता है मोशन अंडर ग्रेविटी, पर आप प्रोजेक्टाइल समझते हो इस वाले को, तो वो अभी हम नहीं कर रहे। शुरू करें लेक्चर। तैयार हैं आप? थोड़ा कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, थोड़ी स्पीड ज्यादा रहेगी। मेरे लेक्चर को इंटू 2 पे देखना छोड़ दो। और इस उम्मीद सीरीज के अंदर चूहा खाना महापाप है। जब स्क्रीन पे क्वेश्चन आए तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, जब नहीं हो तब सोल्यूशन देखना और इसके प्रॉपर नोट्स खुद से बनाना। मैं ढेर सारे आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं, शॉर्टकट्स भी बताने वाला हूं और ऑफकोर्स कॉन्सेप्ट भी। शुरू करते हैं, चलो। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला सवाल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल फ्रॉम P टू Q। पार्टिकल कहां से कहां गया? P से Q मूव किया। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल। पार्टिकल P से Q चला, कैसे चला? पार्टिकल मूव्स अलोंग दी सर्कमफेरेंस, ऐसे सर्कमफेरेंस के ऊपर चलता हुआ P से Q पहुंच गया। अब आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले सिंपल कॉन्सेप्ट से करेंगे, कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे। इसके बाद इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। पहले इसको सीधा फॉर्मूला से करते हैं। तो बेटा अगर हम P से Q चले और अलोंग दी सर्कमफेरेंस, तो हम यूं चले हैं P से Q, ये तो जो हम एक्चुअली मूव करते हैं वो हमारा डिस्टेंस होता है। तो एक्चुअली हम ये चले हैं, सर्किल की जो आर्क है, तो हम कह देते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस है वो सर्किल की आर्क है ना। तो डिस्टेंस को, इसको हम बोल देते हैं L, सर्किल की आर्क को L और थीटा और आर्क का रिलेशन मैंने आपको कल बताया था बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर, डे 1 के अंदर, कि ये देखो थीटा है, ये देखो R है, ये देखो L है। थीटा इज इक्वल्स टू L बटे R बताया था। और थीटा किसमें होना चाहिए? रेडियंस में होना चाहिए। किसमें? रेडियंस में होना चाहिए।
हमें क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए अलोंग द सर्कमफेरेंस, ये डिस्टेंस है, एल चाहिए। अब बेटा थीटा रेडियंस में रखना है, यहां पे थीटा है कितना 90 डिग्री है, यहां पे थीटा कितना है 90 डिग्री, इसको रेडियंस में लिखें तो कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा, है ना, 90 डिग्री π/2। तो यहां पे लिखा मैंने π/2 इज इक्वल्स टू L/R, यहां से L हो जाएगा बेटा πr/2। कई लोग कहेंगे सर इसके लिए सब क्या जरूरत थी करने की, भाई सर्किल का सरकमफेरेंस 2πr है ना, और अगर इसको हम काट दें तो ये कितना होगा πr, है ना, पूरा सरकमफेरेंस 2πr, अगर मैं यहां से काट दूं तो πr, फिर उसका भी आधा किया तो πr/2। भाई ये सरकमफेरेंस का 1/4 पार्ट है, पूरा होता है 2πr डिवाइड बाई 4 πr/2। वैसे भी आ सकता था पर मेरे को अभी शॉर्ट ट्रिक भी बतानी, उसके लिए ये अप्रोच जरूरी थी, है ना। यहां तो आपने डिवाइड कर लिया, अभी एंगल 30 डिग्री हो जाए 60 डिग्री हो जाए तो उन सब के लिए भी बात करनी है। दूसरी चीज आती है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस। अगली चीज है डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्प्लेसमेंट सबको पता है क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन P है, फाइनल पोजीशन Q है, मेरे ख्याल से डिस्प्लेसमेंट ये होगा, P से Q को जोड़ती हुई शॉर्टेस्ट लाइन PQ। तो ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट। ये कितना हो जाएगा, ये आप सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, है ना। देखो ये और ये, बेटा ये कितना है R, ये कितना है R, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, यही तो डिस्प्लेसमेंट है, P से Q का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये कितना हो जाएगा √r² प्लस r², तो √2r², तो r तो बाहर आ जाएगा r√2, सो डिस्प्लेसमेंट है r√2। तो ये तो हमने कर लिया। भाई मान लो यहीं पे 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, है ना, एंगल कुछ और हो, तब क्या करेंगे। तो अब मैं बता रहा हूं इसका शॉर्टकट। मान लो एग्जाम में थीटा लिख के आ जाता, तब क्या करेंगे, यहां पे थीटा लिखता तब ये क्या लिखते, 90 में तो पाइथागोरस थ्योरम लग गया, अभी लिखता कि ये थीटा एंगल चला है, अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, अब क्या करते, पाइथागोरस लगता क्या थीटा पे, ये तो पर्टिकुलर केस था। अब देखो इसका मैं शॉर्टकट बताता हूं, ध्यान से सुनो। अभी हमने सिंपल मेथड से किया, अगर हम P से Q चलते हैं तो जो मेरा डिस्टेंस है बेटा, जो मेरा डिस्टेंस है ये L और ये R, तो हमने लिखा था थीटा इज इक्वल्स टू L/R। डिस्टेंस L कितना होगा R थीटा, सिंपल। सो डिस्टेंस L कितना हो गया R थीटा, बस। और थीटा किस में हो बेटा, रेडियंस में, ये बात याद रखो, R थीटा, थीटा रेडियंस में। डिस्प्लेसमेंट का एक नया फॉर्मूला आप याद करो, जब भी आप सर्कल में थीटा एंगल चलोगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा 2r sin θ/2। सर्कल में जब आप थीटा एंगल चलोगे अलोंग द सर्कमफेरेंस तो डिस्प्लेसमेंट ये तो होगा ना डिस्प्लेसमेंट, P से Q को जोड़ती हुई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये होगा 2r sin θ/2। आओ अब पिछले वाले सवाल को देखते हैं, यही था। आओ यहां से सीधा सीधा निकालते हैं। सबसे पहले बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, r और थीटा। थीटा किस में, रेडियंस में। यहां थीटा कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री रेडियन में π/2, तो कितना हो गया r इंटू π/2, देखो आ गया πr/2। फिर डिस्प्लेसमेंट बेटा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला 2r sin θ/2, यहां पे थीटा कितना है 90, 90/2 45। बेटा sin 45 की वैल्यू 1/√2। अब देखो ये ऊपर वाले 2 को √2 लिख लेंगे, एक √2 गया, क्या बचा r√2, देखो सेम आंसर आया πr/2 r√2। एग्जाम में हो सकता हो थीटा लिख के आ जाए सीधा, तो r थीटा और डिस्प्लेसमेंट 2r sin θ/2। मान लो 60 डिग्री पे सवाल आ गया, अब क्या करेंगे, अपने पास तो शॉर्टकट है, डिस्टेंस कितना होगा r थीटा, थीटा किस में बेटा, रेडियंस में। यहां पे थीटा कितना है 60 डिग्री, बेटा 60 डिग्री कितना होगा π/3, है ना, 180 का थर्ड टाइम्स, 180 पाई होता है तो उसका थर्ड टाइम्स, तो ये हो गया r इंटू π/3। और बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r sin 60/2, कितना हो गया
साइन 30, 2r साइन थीटा बटे 2, 60/2 इज 30, सो 2r साइन 30 इज हाफ, 2 कैंसिल। देखो मैं मानता हूं इसको भी ज्योमेट्री से कर सकते हैं। कई लोग कमेंट करेंगे कि सर जब इसको जोड़ेंगे, कई लोग बताएंगे देखो कि सर P से Q, तो देखो ये क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, तो R। मैं मान रहा हूं कि पर्टिकुलर केसेस अलग अलग तरह से हो रहे हैं, पर अगर एग्जाम में थीटा ही लिख के आ गया तब तो कोई ये सब नहीं कर पाओगे तुम, है ना, कोई पर्टिकुलर केस नहीं। सो डिस्टेंस याद रखेंगे बेटा r थीटा, थीटा इन रेडियंस, और डिस्प्लेसमेंट याद रखेंगे 2r sin थीटा बाई 2, 2r sin थीटा बाई 2। इसको हम लोग आगे भी यूज करेंगे सर्कुलर मोशन में चेंज इन वेलोसिटी के टाइम पे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हुई बात। नेक्स्ट आ गए हम लोग एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। बेटा वेलोसिटी कहां से आता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। सो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। स्पीड कहां से आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। सो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट, स्पीड में डिस्टेंस, एवरेज लिखा है तो टोटल अपॉन टोटल। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा छोटा होता है या ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर होता है। मान लो एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। P से Q जाने का रास्ता ये रहा, P से Q जाने का रास्ता ये रहा, P से Q जाने का रास्ता ये रहा। इन तीनों को हम डिस्टेंस बोल सकते हैं। डिस्टेंस कोई भी पाथ होती है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, और ये भी डिस्टेंस है। पर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही पाथ होगी जो शॉर्टेस्ट होगी। सो डिस्प्लेसमेंट ये वाली हुई जो शॉर्टेस्ट है। अब आप ध्यान से देखो, जो डिस्प्लेसमेंट है वो या तो डिस्टेंस से छोटी है या मैक्सिमम उसके बराबर है। सो डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। डिस्टेंस कोई भी पाथ हो सकती है, डिस्टेंस ऐसे भी हो सकता है कि हम ऐसे 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 यूं चले, ये भी क्या है, डिस्टेंस। पर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से छोटा होता है, मैक्स टू मैक्स उसके बराबर होता है। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करूं और डिस्टेंस को भी टाइम से डिवाइड करूं, तो ये क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, और डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। जिससे हमें यह पता चलता है कि एवरेज वेलोसिटी हमेशा एवरेज स्पीड से या तो छोटी होगी या मैक्स टू मैक्स उसके बराबर। क्लियर है, तो ये पहला वाला पॉइंट याद रखोगे, अपने आप सेकंड वाला पॉइंट आपको याद रहेगा एग्जाम में। डिस्प्लेसमेंट याद रख लो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम या उसके बराबर। डिवाइड किया वेलोसिटी, डिवाइड किया स्पीड। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट केस बताने जा रहा हूं जहां से सवाल बहुत आते हैं। ठीक, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जहां से सवाल आते हैं। चलो क्या है इंपॉर्टेंट केस, इफ बॉडी कवर्स n इक्वल डिस्टेंसेस विथ वेलोसिटीज v1 v2 v3 डैश डैश vn, देन एवरेज स्पीड विल बी। क्या कह रहा है कि अगर बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्टेंसेस है ना, d डिस्टेंस कवर किया, फिर d डिस्टेंस कवर किया, फिर d डिस्टेंस कवर किया, इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए, कितने बार, n टाइम्स तक, n बार इक्वल डिस्टेंस कवर किया। और पहली बार d डिस्टेंस में वेलोसिटी v1 है, दूसरी बार v2 है, तीसरी बार v3 है, और लास्ट में vn है ना। तो पहले 1 किलोमीटर v1 स्पीड से, अगला 1 किलोमीटर v2 स्पीड से, अगला 1 किलोमीटर v3 स्पीड से। इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होती है, इस केस में जो v एवरेज होता है, बेटा v एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड है ना एक्चुअली इसमें एवरेज स्पीड, और जब डायरेक्शन चेंज नहीं होता बेटा तब स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस d प्लस डी प्लस डी प्लस डी कितनी बार, n बार। तो टोटल डिस्टेंस हो गया d प्लस डी प्लस डी n बार, तो टोटल डिस्टेंस हो गया nd अपॉन टोटल टाइम। यही तो है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अपन d चले n बार, तो d प्लस डी प्लस डी nd अपॉन टोटल टाइम। अब देखो बेटा यहां पे कितना टाइम लगेगा,
टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पे कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पे कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहां पे टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस, क्लियर है बेटा, इसमें कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो t1 प्लस t2 प्लस t डैश डैश tn, यानी d बाई v1 प्लस d बाई v2 डैश 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 d बाई vn। अब देखो यहां से d कॉमन लोगे, सब में से d कॉमन लोगे, ऊपर नीचे dd कैंसिल, सो व्हाट यू विल यू गेट, v एवरेज इज इक्वल्स टू, देखो d कॉमन लिया यहां नीचे से, ऊपर नीचे dd कैंसिल, n अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 डैश 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 1 बाई vn। तो ये स्पेशल फॉर्मूला आप याद रखोगे एवरेज स्पीड का। अगर n इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो आप विथ वेलोसिटी v1 v2 v3 डैश डैश vn से, तो आपकी एवरेज स्पीड होगी n अपॉन n इक्वल डिस्टेंसेस। मान लो हम 1 किलोमीटर चले 20 मीटर पर सेकेंड से, 60 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर से, फिर 1 किलोमीटर चले 40 किलोमीटर पर आवर से, फिर 1 किलोमीटर चले 30 किलोमीटर पर आवर से, तो हमारी एवरेज स्पीड क्या होगी, कितनी बार इक्वल डिस्टेंस है, 1 2 3, तो यहां पे 3 रख दोगे, जितने इक्वल डिस्टेंस चले 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 3 बार, यहां पे 3, पहला 60, दूसरा 40, तीसरा 30। इसका एक स्पेशल केस है n इज इक्वल्स टू 2, जब आप दो इक्वल डिस्टेंस चलो स्पीड v1 और v2 से, तो बेटा अगर n की वैल्यू हम यहां पे 2 रख दें, सो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, जब आप दो इक्वल डिस्टेंस चलो, 2 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। बेटा देखो नीचे एलसीएम हो जाएगा v1 v2 और ये v1 प्लस v2, और नीचे v1 v2 ऊपर आ जाएगा v1 v2। क्लियर है, जब आप दो इक्वल डिस्टेंस चलो, n की जगह 2, आप 1 किलोमीटर चले फिर 1 किलोमीटर, या आप 10 किलोमीटर चले फिर 10 किलोमीटर चले, इक्वल डिस्टेंस, दो इक्वल डिस्टेंस चले v1 और v2 से, तो n की वैल्यू 2 हो गई। अगर 3 इक्वल डिस्टेंस होता तो n की वैल्यू 3 हो जाती है। क्लियर है इस तरह के सवाल, 4 इक्वल डिस्टेंस अलग अलग वेलोसिटी से, यहां पे 4 का सवाल खत्म। तो 2 वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस होता है, n की वैल्यू 2 रखी, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, एलसीएम हुआ v1 v2, v1 प्लस v2 और v1 v2 ऊपर चला गया। तो इस एक्सप्रेशन को मैं चाहूंगा आप याद रखें, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v1 v2 v1 प्लस v2। अगर आप दो इक्वल डिस्टेंस चल रहे हैं, एक v1 से एक v2 से, सो एवरेज स्पीड इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। चलिए सवाल देखते हैं। तो सवाल आ गया अपने पास नीट 2019 का, धुआं धुआं करेंगे सवाल, आ जाओ। क्या है, अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x and with a constant velocity v2 for next equal distance, the average velocity v is given by। अब देखो पर्सन किस में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में, और जब आप स्ट्रेट लाइन में चलते हो तो मैंने क्या बोला, तब बेटा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होती है ना, जब सीधे चल रहे हैं। तो यहां पे सेम फॉर्मूला लग सकता है ये वाला, भले ये फॉर्मूला एवरेज स्पीड का था, पर आप जब स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस x एंड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। तो नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस ले लिया, द एवरेज वेलोसिटी इज, तो बेटा v एवरेज इज इक्वल्स टू n अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 डैश डैश 1 बाई vn। इक्वल डिस्टेंस में ये फॉर्मूला लगता है। n की वैल्यू 2 हो गई, एवरेज वेलोसिटी कितनी दे रखी है v, n की, देखो तेज तो नहीं हो रहा है, एवरेज n की वैल्यू 2 हो गई, दो इक्वल डिस्टेंस, और एवरेज वेलोसिटी कितनी है v, सो v इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, कितना हो गया, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 इज इक्वल्स टू 2 बाई v। मिल गया ऑप्शन, 1 बाई v1 1 बाई v2 इज इक्वल्स टू 2 बाई v। नेक्स्ट
CBSE AIPMT 2011। चलो क्या है, अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड द रेस्ट ऑफ हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी इज। बड़ा आसान है, हाफ डिस्टेंस v1 से हाफ डिस्टेंस v2 से, तो v एवरेज कितना होगा, ये मैंने आपको याद कराया था कि अगर दो ही डिस्टेंस है तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। चाहो तो आप फॉर्मूला लगा पे निकाल सकते हो, n अपॉन 1/v1 1/v2, n की वैल्यू 2 रख देंगे, ये आ जाएगा, विथ हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड द रेस्ट ऑफ हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2। क्लियर है? चलो अब हम लोग आ गए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी लंबे ड्यूरेशन में, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इंस्टेंटेनियस किसी गिवन इंस्टेंट पे। मैंने कल आपको डिफरेंशिएशन बताया था, क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना। सो बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। सो v इंस्टेंटेनियस क्या होगी, ds बाई dt। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यूं लिखना पड़ेगा। और बेटा ds बाई dt देखो क्या है, ds बाई dt परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा के बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan थीटा क्या होती है बेटा, स्लोप। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, ये सभी को पता होगा कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व क्या देती है, हमें वेलोसिटी देती है। ठीक, ओके। सवाल आ गया नीट 2016, क्या है, टू कार्स P and Q start from a point at the same time in a straight line, at the same time in a straight line, and their positions are represented by this and this। ये इनकी पोजीशन है, यानी इनका डिस्प्लेसमेंट है। एट व्हाट टाइम, हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। एट व्हाट टाइम डू दी कार्स हैव दी सेम वेलोसिटी, इन दोनों कार की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, पहली वाली कार का AT प्लस BT स्क्वायर, और दूसरी वाली कार का FT माइनस टी स्क्वायर। हमसे पूछा है एट व्हाट टाइम डू दी कार्स हैव दी सेम वेलोसिटी। तो बेटा पूछ रहा है कब वेलोसिटी ऑफ P, किस समय पे वेलोसिटी ऑफ P विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ Q। यही तो पूछ रहा है कि दोनों कार की वेलोसिटी सेम हो जाए। बेटा वेलोसिटी क्या है, ds बाई dt, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी dxp बाई dt, और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी dxq बाई dt। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करो, at का डिफरेंशिएशन होगा a, और bt स्क्वायर का 2 इधर आ जाएगा, देखो b तो कांस्टेंट है, 2 इधर आ जाएगा, 2bt डिफरेंशिएशन आ गया है ना आपको, at का a आएगा और bt स्क्वायर का 2 बाहर आएगा, 2bt। फिर देखो सवाल क्या है, एट व्हाट टाइम द कार्स हैव सेम वेलोसिटी, तो दोनों कार की वेलोसिटी बराबर कर दी। इसकी वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, इसकी वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ft का डिफरेंशिएशन f होगा, माइनस टी स्क्वायर का 2 बाहर आएगा, 2t। हमें निकालना क्या है, टाइम, तो यहां से टाइम को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, a प्लस 2bt इज इक्वल्स टू f माइनस 2t। यहां से 2t इधर आया और एक उधर भेज देते हैं, 2t इधर आया, 2bt प्लस 2t इज इक्वल्स टू f माइनस a। यहां से बेटा 2t कॉमन ले लो, b प्लस 1 इज इक्वल्स टू f माइनस a। यहां से t की वैल्यू हो जाएगी f माइनस a अपॉन b प्लस 1 इंटू 1/2। ढूंढ लो ऑप्शन, f माइनस a 1 प्लस नहीं, f माइनस a अपॉन 1 प्लस b और 2। क्लियर है एकदम, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ गए एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दो तरह के एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज में टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, एवरेज में v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब किसी इंस्टेंट पे क्या एक्सेलरेशन है,
छोटा सा चेंज है ना। सो ए क्या होता है, dv बाई dt हो जाता है ना। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, dv बाई dt। ये सबको पता होगा, क्रैश कोर्स चल रहा है, इतनी सबको बात पता होगी। और बेटा dv बाई dt क्या हो से है, यहां से देखो, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा। और tan थीटा क्या है बेटा, स्लोप होती है। तो स्लोप ऑफ vt कर्व, स्लोप ऑफ vt कर्व से मिलता है एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ vt कर्व से एक्सेलरेशन dv बाई dt। एक और इंपॉर्टेंट बात, रिटार्डेशन इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। कहीं पे रिटार्डेशन लिखा हो मतलब माइनस एक्सेलरेशन। सवाल में कहीं रिटार्डेशन पूछा हो तो क्या करो, एक्सेलरेशन निकाल के उस पे माइनस लगा दो। चलो सवाल नीट 2017, क्या है सवाल, द x and y coordinates of the particle at any time are this and this, where x and y are in meters and time in second. The acceleration of the particle at t is equals to 2 seconds. हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ये इंस्टेंट हो गया ना, t is equals to 2 इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन बतानी है। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होती है, इंस्टेंटेनियस, dv बाई dt। dv बाई dt होती है एक्सेलरेशन, राइट, dv बाई dt। अच्छा, अब हमको v तो पता ही नहीं है, यहां तो क्या दे रखा है, x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल। हमें बता रखा है कि पार्टिकल का x कितना है, x है 5t माइनस 2t स्क्वायर, राइट, और y कितना है, y है 10t। तो हमें तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता है कि x डायरेक्शन में पार्टिकल कहां पे है, 5t माइनस 2t स्क्वायर एक्सप्रेशन है, और y डायरेक्शन में 10t है। अब इस पार्टिकल को देखो, ये 2 डायमेंशन में चल रहा है, ये मोशन है स्ट्रेट लाइन नहीं, 1D नहीं है, 2D मोशन है, x में भी चल रहा है, y में भी। तो इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक x में एक y में। सो हम निकालेंगे वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज इक्वल्स टू dx बाई dt, है ना। इस पार्टिकल के 2 डिस्प्लेसमेंट है, x और y। सो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन dx बाई dt, इसको डिफरेंशिएट किया, 5t का डिफरेंशिएशन 5 माइनस 2 इधर बाहर आ जाएगा 4t, ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी। y डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी बेटा dy बाई dt, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 10। अब इसकी 2 तरह की वेलोसिटी है, कुछ x में है कुछ y में है ना, कुछ x में है कुछ y में। तो इसके पास 2 तरह के एक्सेलरेशन भी हो सकते हैं, एक x का एक्सेलरेशन ax dvx बाई dt, x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करें, जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है उसको डिफरेंशिएट कर दें। इसको डिफरेंशिएट करोगे बेटा, 5 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4t का माइनस 4 बचेगा, और y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन d वेलोसिटी इन y डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू dt। भाई ये तो आपको पता है ना, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 10 का डिफरेंशिएशन 0, खत्म। तो एक्सेलरेशन x में कितना है, -4, y में कितना है, 0। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में इसको लिखूं तो फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा एक्सेलरेशन का, x में -4 यानी -4 i कैप, और y में तो 0 है तो खत्म। x में हम लोग i कैप लगाते हैं, y में j कैप, ये सब तो पता होगा, z में k कैप। तो -4 i कैप, तो अपने पास ऑप्शन है -4 का, खत्म। अब यहीं पे सवाल में रिटार्डेशन पूछा होता तो आंसर 4 हो जाता, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम लोग आ गए रिवर्स प्रोसेस को समझने। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब जरा एक चीज देखो आप, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। v इज इक्वल्स टू ds बाई dt, यस और नो, राइट। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds बाई dt, यस। dt को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ds इज इक्वल्स टू v dt, यस। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, तो ds क्या हो जाएगा, v dt। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेशन ऑफ ds कहां से कहां, मान लेते हैं शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट s1 है और बाद में s2 है, और शुरुआत में टाइम t1 है, बाद में t2 है। तो ds का इंटीग्रेशन बेटा s हो जाएगा, है ना। dx का x होता था, कल पढ़ा था आपने, इंटीग्रेशन ऑफ dx वाज x, सो ds का इंटीग्रेशन s
S1 से S2, और v dt का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा बेटा, कहां से कहां, T1 से T2 तक। क्लियर है? ये हो जाएगा S2 माइनस S1 इंटीग्रल v dt T1 से लेके T2 तक। और बेटा इंटीग्रल y dx क्या होता था? पता नहीं सर। अरे सोचो यार, इंटीग्रल y dx क्या होता था? एरिया अंडर कर्व। इंटीग्रल y dx क्या होता था? एरिया अंडर कर्व। याद आया? कल बताया था इंटीग्रल y dx इज एरिया अंडर कर्व। तो इंटीग्रल v dt क्या हो जाएगा बेटा? एरिया अंडर कर्व। क्या हो जाएगा? एरिया अंडर कर्व। सो S2 माइनस S1 क्या आता है? इंटीग्रल v dt। देखो इसमें से आप याद बस वो रख लो, फिर से बताता हूं। v इज इक्वल्स टू ds बाई डी टी है, ds इज इक्वल्स टू v dt। बस ये याद रखो आप। इधर इंटीग्रेट किया, इधर टाइम t1 से t2 लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट s1 से s2 लगाते हैं। क्लियर है? तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट आती है S2 माइनस S1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट ही तो है। वो क्या होती है? इंटीग्रल v dt होती है। ठीक है? जो डिस्प्लेसमेंट होती है S2 माइनस S1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल T1 से T2 तक, और ये किसके इक्वल होगी? नेक्स्ट एक्सेलरेशन टाइम का। अच्छा, दूसरा एक्सप्रेशन याद करो। एक एक्सप्रेशन था a इज इक्वल्स टू dv बाई dt। यहां से बेटा dv हो जाता है a dt। इसको भी अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, यहां टाइम t1 से t2 और यहां वेलोसिटी v1 से v2, हमने इसको भी इंटीग्रेट कर दिया। क्या आएगा बेटा? dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, जैसे dx का x होता है, v1 से v2 इंटीग्रेशन ऑफ a dt t1 से t2। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? पहले v2 फिर माइनस v1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt t1 से v2। ये क्या है बेटा? v2 माइनस v1, चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। और इंटीग्रल a dt क्या होगा बेटा? एरिया अंडर कर्व। ठीक है? तो ये बात आपको याद रहेगी क्या? कि v2 माइनस v1 चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a dt t1 से t2 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू एरिया अंडर कर्व। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया देखें तो उससे चेंज इन वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। देखो साथ साथ में मैं आपको ग्राफ भी पढ़ा रहा हूं, अगर आप ध्यान दो तो। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से चेंज इन वेलोसिटी आती है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से डिस्प्लेसमेंट आता है। भाई S2 माइनस S1 क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। सवाल नीट 2016 क्या है? If the velocity of a particle is v is equals to at plus bt square where a and b are constant, then the distance traveled by it between 1 second and 2 seconds. Between 1 second and 2 seconds. 1 second. Velocity दे रखा है v is equals to at plus bt square. बेटा एक्सेलरेशन पूछता तुरंत बता देते आप, क्या बोलते? dv by dt. बट एक्सेलरेशन नहीं पूछा है। क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है। सो वेलोसिटी से डिस्टेंस कैसे निकलेगा? अभी अभी आपने देखा है कि वेलोसिटी से डिस्टेंस कैसे निकलता है, अभी अभी आपने देखा। क्या? v इज इक्वल्स टू ds बाई dt वाले एक्सप्रेशन से, या सिंपली हम अगर बोल दें, हम देखा डिस्प्लेसमेंट क्या था, अभी आपने देखा S2 माइनस S1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल v dt t1 से लेके t2। लगा देते हैं बेटा S2 माइनस S1 अपना डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, इंटीग्रल v dt, v कितना है? at प्लस bt स्क्वायर dt, टाइम कहां से कहां? 1 सेकेंड से 2 सेकेंड। बेटा दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ at dt 1 से 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bt स्क्वायर 1 से 2। चलो यहां से a और b कांस्टेंट है, बता रखा है, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, तो a बाहर आ जाएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, टी स्क्वायर बाई 2, 1 से 2, प्लस यहां से b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, टी की पावर 1 बढ़ा दो, नीचे उसी से डिवाइड कर दो, याद है, 1 से 2। सो क्या एक पेज और है अपने पास, हाँ यस। सो इट विल बी S2 माइनस S1 इज इक्वल्स टू a, ये क्या है, टी स्क्वायर बाई 2, 1 से 2, प्लस b टी क्यूब बाई 3, 1 से 2। सो यहां वैल्यू रख दो, a टी की जगह 2 रखा, 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2, क्लियर। टी की जगह पहले 2 रखा फिर 1, प्लस b टी की जगह 3 रखा, सॉरी 3 नहीं 2 रखेंगे ना, टी की जगह 2 रखा, 2 क्यूब बाई 3 माइनस 1 क्यूब बाई 3। सो ये कितना हो जाएगा, a 2 स्क्वायर हो गया 4, 4 बटे 2 2, 2 माइनस 1 बाई 2, प्लस b 2 क्यूब हो गया 8, 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3। सो 2 माइनस 1 बाई 2, 2 2 4 माइनस 1, 3 बाई 2, प्लस b 8 माइनस 1 7, 7 बाई 3। सो 3 बाई 2a, 7 बाई 3b, 3 बाई 2a, 7 बाई 3b, 3 बाई 2a, 7 बाई 3b। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट सवाल, इफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई a इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स इफ इनिशियली पार्टिकल वाज एट रेस्ट। अपने को एक्सेलरेशन दे रखा है, कितना है, 3t स्क्वायर है। क्या पूछा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। अपने से वेलोसिटी पूछी है, कब, t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। फाइंड, ये देखो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स इफ इनिशियली पार्टिकल वाज एट रेस्ट। इनिशियली मतलब बेटा, इफ इनिशियली, इनिशियली मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पे, पार्टिकल वाज एट रेस्ट यानी उस टाइम वेलोसिटी 0 है। तो एक डेटा और है अपने पास, इफ इनिशियली पार्टिकल वाज एट रेस्ट यानी जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी भी 0 है। अब आपको टाइम 3 सेकेंड्स पे वेलोसिटी निकालनी है, बहुत आसान है। मैंने आपको क्या बताया था अभी, बहुत आसान है बेटा। ये a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, यहां से dv इज इक्वल्स टू a dt, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट किया, यहां पे टाइम t1 से t2, यहां पे वेलोसिटी v1 से v2, सिंपल। इंटीग्रल dv, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है v। बोलो समझ में आ रहा है ना? या चाहो तो आप सीधा ये लगा दो, मैंने भी बताया था, इतना लंबा नहीं करना हो तो v2 माइनस v1, चाहो तो ये लगा दो, क्या v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a dt t1 से t2। चलो ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। v2 फाइनल वेलोसिटी को v बोला, इनिशियल वेलोसिटी 0, इंटीग्रल a की जगह 3t स्क्वायर dt, और टाइम क्या है, शुरुआत में 0 है, बाद में 3 है, तो 0 से 3। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, 3 बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t क्यूब बाई 3, कहां से कहां, 0 से लेके 3, 3 बाहर आ गया। देखो ये समझ में आया, ये भी आपने पढ़ा था, v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a dt। a क्या है 3t स्क्वायर dt, 3 बाहर आया, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, 0 से 3 ले गए, 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल कर सकते हो। क्या बचेगा, t क्यूब 0 से लेके 3, तो t की जगह 3 रखा, 3 क्यूब फिर 0 क्यूब, 3 क्यूब कितना 27 मीटर्स पर सेकेंड, वेलोसिटी 27 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर, चलो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सबको पता होगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की मोशन है। यहां मैं आपको बहुत और भी नई नई चीजें बताऊंगा, तो बेसिक इक्वेशन सबको पता होगी, इस पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्या करें सर, तब जो पहले अभी फॉर्मुलेज बताए हैं वो लगाओ, वो हमेशा वैलिड है। और ये जो फॉर्मुलेज हैं ये तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। बेटा ये तीनों फॉर्मूले तभी वैलिड है जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो तो इसके पहले जो पढ़ा वो हमेशा एप्लीकेबल है। a इज इक्वल्स टू dv बाई dt,
v इज इक्वल्स टू ds बाई dt, s2 माइनस s1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल v dt, v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a dt, ऑलवेज वैलिड, और ये सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर हुई बात? यहां लिख लेते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑलवेज वैलिड, चाहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो चाहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना हो। कौन कौन सी हैं? v इज इक्वल्स टू ds बाई dt, दूसरी a इज इक्वल्स टू dv बाई dt, तीसरी s2 माइनस s1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल v dt t1 से t2 तक, और चौथी v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a dt t1 से t2। बेटा ये इक्वेशन हमेशा वैलिड है, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, चाहे एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, चाहे एक्सेलरेशन जीरो हो, ये इक्वेशन सारी हमेशा वैलिड होती है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट इक्वेशन मैं ऐड करना चाहूंगा जो मैं नहीं बता पाया बट आपको आनी चाहिए, दैट इज a इज इक्वल्स टू v dv बाई ds। एक्सेलरेशन का एक ये भी फॉर्मूला होता है, a इज इक्वल्स टू v dv बाई ds। तो प्रैक्टिस शीट में आपको शायद इस पे एक सवाल मैंने दिया है, प्रैक्टिस शीट जरूर करना, प्रैक्टिस शीट जरूर सॉल्व करना, क्योंकि उसमें ढेर सारे मैंने और सवाल दिए लेक्चर के बेस पे, लेक्चर थोड़ा दूर, हर तरह के, है ना। v dv बाई ds, ये सारी इक्वेशन हमेशा वैलिड होती हैं, पर ये वाली जो इक्वेशन हैं ये सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में वैलिड है। चलो सवाल CBSE AIPMT 2010 क्या है? अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी दिस एंड हैज अ एक्सेलरेशन दिस, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड इज। तो पार्टिकल की आपको इनिशियल वेलोसिटी बताई है ना बेटा। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u बोलते हैं, फाइनल को v बोलते हैं, और s क्या होता है डिस्टेंस सब पता है, t क्या होता है टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन, जब तक एक्सेलरेशन हो रहा है ना। सो इनिशियल वेलोसिटी तो u अपने को दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप, डरने की जरूरत नहीं, सवाल बहुत हलवा है। हैज अ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दे रखा है 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप। बेटा ध्यान से देखो ये एक्सेलरेशन कैसा है, हाँ 2D में तो है पर कांस्टेंट भी तो है, चेंज कहां हो रहा है, समय के साथ बदल नहीं रहा, इसमें टी भी तो नहीं लगा। जब एक्सेलरेशन में लिखा था 3t स्क्वायर, मतलब वो एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रहा था, तो वहां पे आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज, देखो ये आना चाहिए कहां पे यूज करनी कहां नहीं। रिकॉर्डिंग सही है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा आप कहां यूज कर सकते हो, जहां पे टीवी का टर्म ना हो, जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। पूछा क्या है, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड्स, टी की वैल्यू दी है 10 सेकेंड्स और हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछी है। क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हम v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी लगा सकते हैं, हमेशा नहीं लगाएंगे। अभी यहीं पे लिखा होता है मल्टीप्लाइड बाई t, तो हमें क्या करना पड़ता बताओ, सोचो बताओ। यहीं पे मल्टीप्लाइड बाई t, देखो कॉन्सेप्ट ही तो आ गए, सवाल सारे हिल जाएंगे। अगर यहीं पे t से मल्टीप्लाइड हो तो क्या करें, वेरिएबल एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a dt, ऑलवेज वैलिड, टेंशन नहीं है। पर जब हमें दिख गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हमने शॉर्टकट मार दिया, ये शॉर्टकट ही होता है एक तरह का, है ना। फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप, अच्छा प्लस a इंटू टी, सो 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप मल्टीप्लाइड बाई टी। तो बेटा टी से मल्टीप्लाई करने से इनका ये पॉइंट वाला दर्द खत्म हो जाएगा। सो 3i कैप प्लस 4j कैप, 10 से मल्टीप्लाई हुआ पॉइंट हटा, 4i कैप प्लस 3j कैप, i में i ऐड होता है, j में j ऐड होता है, k में k, तो 3 और 4 7i कैप, 4 और 3 7j कैप। ये तो क्या आई बेटा वेलोसिटी। पूछा क्या है सवाल में, इट्स स्पीड। बेटा स्पीड क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। आई होप आप लोग को पता होगी ये बात। व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। बेटा किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है आपको, ये वेक्टर ही तो है कार्टेशियन फॉर्म में, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस
k वाले का स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, मॉड वी क्या हो जाएगा, अंडर रूट जो I के साथ लिखा है। देखो स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना। और बेटा मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, किसी कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर का अंडर रूट I का स्क्वायर j का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। सो अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और j में तो k में 0 है तो प्लस 0 का स्क्वायर, चाहो तो लिख सकते हो। 7 स्क्वायर 2 बार हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 7 स्क्वायर, तो 7 तो बाहर आ जाएगा √2, तो ये हो गई स्पीड। क्लियर है एकदम, आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने पास बना के रख लेते हैं। एग्जाम में कोई लंबा सा सवाल है, सॉल्व नहीं करेंगे, अपने को रिजल्ट याद है। मैंने कहा ना एग्जाम में 100 200 500 चीजें याद करके जाना बहुत फायदा देता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, ये जो भी मैं बताऊंगा कहां वैलिड होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वैलिड होगा। अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ए से बी जाता है, ए पर उसकी वेलोसिटी v1 है और बी पे उसकी वेलोसिटी v2 है, और कैसे चला है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से पहुंचा है ए से बी। अगर ए पे वेलोसिटी v1, बी पे v2 और मिड पॉइंट पे वेलोसिटी v है, मिड पॉइंट पे वेलोसिटी v है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहां पे भी एक्सेलरेशन a है, यहां पे भी एक्सेलरेशन a है, और a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ यहां पे वेलोसिटी v1, वहां पे v2 और मिड पॉइंट पे v है, तो आप याद रखना बेटा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। कब वैलिड है ये फॉर्मूला, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बड़ा स्पेसिफिक है, कहीं भी मत लगा देना कि मिड पॉइंट पे तो वेलोसिटी ये होती है, नहीं, मिड पॉइंट पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के वक्त वेलोसिटी ये होती है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, इस तरह के पैटर्न क्वेश्चन आते हैं, आप पैटर्न क्वेश्चन को खटक से हिला दोगे। क्लियर है, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, वेयर v इज द वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट और v1 v2 वेलोसिटी एट द कॉर्नर्स। चलो थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं। नेक्स्ट, दूसरी कहानी समझो। अ बॉडी मूविंग विथ वेलोसिटी u इज स्टॉप्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। ब्रेक लगाया तो बॉडी रुकेगी, है ना। अगर मैं दौड़ रहा हूं या कोई बॉडी चल रही है, उस पर ब्रेक लगाओ, बाइक का ब्रेक लगाए तो क्या होता है, रिटार्डेशन होता है और बाइक रुकती है। तो क्या बाइक तुरंत रुक जाती है ब्रेक लगाते, थोड़ा आगे जाकर। अ बॉडी मूविंग विथ वेलोसिटी u इज स्टॉप्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस s, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस s, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस s, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस s। तो एक बॉडी u वेलोसिटी से चली, एक बॉडी u वेलोसिटी से चली और हमने ब्रेक लगाया, एक बॉडी u वेलोसिटी से चली और हमने ब्रेक लगाया। बेटा ब्रेक लगाया यानी पीछे की तरफ फोर्स लगाई या पीछे की तरफ हमने एक्सेलरेशन दिया, जिसको आप रिटार्डेशन बोलोगे। ये बॉडी चल रही थी u से, हमने ब्रेक लगाया यानी पीछे की तरफ एक्सेलरेशन दिया, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी कम होने लगेगी, है ना। ब्रेक लगा के फोर्स ही तो लगाते हो, एक्सेलरेशन। तो होते 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 एक जगह पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। कितना डिस्टेंस ट्रैवल की बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया s, तुरंत नहीं रुकती ना, थोड़ी देर बाद बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया s। अब देखो ये कहानी क्या बोलती है, अगर इफ द सेम बॉडी मूव्स विथ वेलोसिटी nu, अगर यही बॉडी मूव कर रही होती वेलोसिटी n टाइम्स ऑफ u, है ना, इसके डबल वेलोसिटी हो, ट्रिपल वेलोसिटी हो, और आप सेम ब्रेक्स लगाओ, है ना, एंड सेम, सम नहीं, एंड सेम, नॉट सम, एंड सेम ब्रेकिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, देन अगर आपने सेम ब्रेक लगाया तब ये थोड़ा आगे जाके रुकेगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो दूर जाके रुकेगी। कितना दूर जाएगी बेटा, n स्क्वायर टाइम s, n स्क्वायर टाइम s। तो ये बात आप याद रख सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है इस पे भी। मान लो बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ब्रेक लगाने पे बॉडी रुकती है आगे जाके s डिस्टेंस पे। अगर बॉडी को हम 20 मीटर पर सेकंड से चलाएं,
20 मतलब इसका कितने गुना, 2 गुना, n की वैल्यू 2। तो अगली बार कहां रुकेगी, 2 का स्क्वायर 4s पे जाके रुकेगी। क्लियर। मान लो बॉडी चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, s डिस्टेंस पे जाके रुकती है। हमने बॉडी की स्पीड कर दी 40 मीटर पर सेकेंड, तो 10 से कितने गुना गौर हुआ, 4 गुना, n की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर 16s पे जाके रुकेगी अगर सेम ब्रेकिंग फोर्स है। तो ये भी आप एक इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। सेम ब्रेकिंग फोर्स का मतलब ही क्या है कि दोनों बार एक्सेलरेशन सेम हो, दोनों बार एक्सेलरेशन सेम। इसलिए देखो मैंने यहां पे भी ए बनाया, यहां पे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, इफ यू एंड वी आर इनिशियल एंड फाइनल। देखो इस पे चाहो तो सवाल करने के लिए मैंने जगह छोड़ी। क्या सवाल कराऊंगा, समझ ही गए हो ना, क्या सवाल करूं। मान लो बॉडी चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से और रुकती है मान लो जाके 5 मीटर पे। फिर बॉडी को मैंने चला दिया 30 मीटर पर सेकेंड पे, तो बताओ कहां रुकेगी। ये कितने गुना हुआ, 3 गुना, तो n की वैल्यू 3 हो गई। तो बॉडी कहां जाके रुकेगी, n स्क्वायर टाइम s, यानी 3 का स्क्वायर 9, s कितना है 5, कहां पे रुकेगी 45 मीटर पे। क्लियर है, समझ में आई बात कि कंफ्यूज हो गया। क्लियर है। n स्क्वायर टाइम s, n हो गया 3, 9 इंटू 5 45 मीटर। पहली बार 5 पे रुकी थी, अगली बार 45 पे, क्योंकि स्पीड ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है, n की वैल्यू 3। तो जब भी ऐसा दिखे तो खटाक से ये फॉर्मूला लगाओ, n की वैल्यू 3 लगाया, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है। चल नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये भी कब वैलिड है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये सारी बातें ये कि यहां v1 वहां v2 बीच में v, तो v इज इक्वल टू √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 है ना। u वेलोसिटी चल रही तो s पे रुकी, फिर nu से चल रही तो n स्क्वायर s पे रुकी। और ये सब कब वैलिड है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो एवरेज वेलोसिटी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम तो होती है, साथ ही साथ मान लो बॉडी इनिशियली चल रही है u से और कुछ देर बाद बॉडी की वेलोसिटी v हो गई और इस दौरान उसको टाइम लगा t और इस दौरान उसने डिस्टेंस कवर किया s। इतनी कहानी समझ लो, बॉडी u से चल रही थी, वेलोसिटी v हुई, t टाइम में डिस्टेंस s कवर किया, तो एवरेज वेलोसिटी होती है v प्लस u बाई 2। एकदम सिंपल एवरेज एवरेज जैसे निकालते हैं v प्लस u बाई 2। ये स्पेशल केस में वैलिड है, कब, जब बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। सो s इज इक्वल्स टू, एवरेज वेलोसिटी इज v प्लस u डिवाइड बाई 2। तो ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। 3 पढ़ी थी, ये हो गई चौथी और ये हो गई 5वीं। ये भी क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में v इज इक्वल टू u प्लस at, सबको पता है, इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सबको याद है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, सब याद रखते हैं। ये वाली लोग भूल जाते हैं और इससे सवाल चुटकियों में सॉल्व होता है। जो सवाल 2 स्टेप में आप सॉल्व कर रहे थे वो 1 स्टेप में सॉल्व होता है। एवरेज वेलोसिटी v प्लस u बाई 2 एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी v प्लस u बाई 2 इंटू t। कहां पे लगाना है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। डिस्प्लेसमेंट इज v प्लस u बाई 2 इंटू टाइम। मेरे पास डेटा बहुत है और आपके पास समय बहुत कम है, तो नोट करते रहो चीजों को वरना भूल जाओगे। चलो भाई, ये क्रैश कोर्स है जिसमें मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहा हूं, तो आपको नोट बनाने पड़ेंगे। लेट्स प्रोसीड। सवाल, सीबीएसई एआईपीएमटी 2008। चलो, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओहो हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड। शुरुआत में कितनी है वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड, और बाद में कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। वाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस कवर किया, इट चेंजेस इट वेलोसिटी फ्रॉम, इनिशियल वेलोसिटी 10, फाइनल वेलोसिटी 20, वाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ
135 मीटर, ये लिखा है, while passing through a distance of 135 मीटर in t seconds, the value of t is, हमसे t पूछ रहा है बेटा, सिंपल, s is equals to डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, अभी पढ़ा ना, एवरेज, डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा s, एवरेज वेलोसिटी इज v प्लस u बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई t, डिस्प्लेसमेंट इज 135, v प्लस u 10 प्लस 20 30 डिवाइड बाई 2 इंटू t, ये हो गया 15, तो 135 इज इक्वल्स टू 15 इंटू टी, 15 से कट जाएगा, 15 9 जा 135, सो t इज इक्वल्स टू 9 सेकेंड्स। क्लियर, t इज इक्वल्स टू 9 सेकेंड्स। आगे बढ़ा जाए भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड में, n सेकेंड में सबको पता है, nth सेकेंड में क्या डिस्टेंस कवर होता है, ध्यान से देखें। मान लो हमसे पूछा डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड, देखो बेटा ध्यान से, 0 से 1 क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड, 1 से 2 ये सेकेंड सेकेंड है, 2 से 3 ये थर्ड सेकेंड है, 3 से 4th ये फोर्थ सेकेंड है, और ये क्या है, 5th सेकेंड है। हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, नॉट n सेकेंड्स, nth सेकेंड्स। देखो ये डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, nth सेकेंड्स। तो बेटा 0 से 1 होता है फर्स्ट सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड, 2 से 3 थर्ड। डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड मार्च लो पूछ लिया कि इस पर्टिकुलर सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, कितना ट्रेवल हुआ, डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड, एक पर्टिकुलर सेकेंड में। तो आप मेरे को बताओ डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकेंड्स इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड। यस, इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड। 5 सेकेंड में जितना ट्रेवल किए उसमें से 4 सेकेंड का हटा दो तो 5वें सेकेंड का डिस्टेंस मिल जाएगा, है कि नहीं, है ना, बहुत बढ़िया। So distance covered in 5th second is equals distance covered in 5 seconds minus distance covered in 4 seconds, है कि नहीं। S in nth is equals to Sn minus Sn minus 1, है ना, 5 और n minus 1। अगर nth सेकेंड का डिस्टेंस चाहिए तो n सेकेंड्स में जितना ट्रेवल किए उसमें से n minus 1 को हटा दो तो क्या मिलेगा, nth का। और फील लाते हैं, मैं पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड सेकेंड, इसमें कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो इस पूरे में से इसको हटा दो, डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड सेकेंड, तो हम लिख सकते हैं S2 माइनस S1। बोलो सही है, अच्छा इसको यहीं पे लाना था, चलो इसको मिटा लेंगे। डिस्टेंस कवर, इसको नोट कर लो, मान लो डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकेंड पूछे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकेंड यानी ये, ठीक है, इसको नोट कर लेना, इसको मिटाना पड़ेगा। डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकेंड यानी ये, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड्स माइनस 3 सेकेंड्स, तो ये मिल जाएगा। 4 सेकेंड के डिस्टेंस में से 3 को हटा दो तो 4th, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 4th माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 3, यानी nth सेकेंड का अगर डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस 1, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस डिस्टेंस इन n माइनस 1। याद रहेगा ये, ठीक है, यहां साइड में लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन, मान लो हमने पूछा 3rd सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड्स। 3rd सेकेंड में चाहिए तो 3 में से 2 सेकेंड का हटा दो तो 3rd का मिल जाएगा। क्लियर हो गया। डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 और उसमें से 3rd 3 का हटा दो, 4 सेकेंड में कितना किया माइनस 3 सेकेंड में कितना किया, तो बचा कितना, 4th सेकेंड का बचा, है ना। डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकेंड, S4 माइनस S3, तो ये मिल जाएगा। तो Sn माइनस Sn माइनस 1, ये फॉर्मूला कब वैलिड है बेटा, ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, ऑलवेज वैलिड डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, ऑलवेज वैलिड।
दूसरा फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये कब वैलिड होगा? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। क्या फॉर्मूला है? u प्लस ए बाई 2n माइनस 1। बट ये कब वैलिड है? क्या फॉर्मूला है? u प्लस ए बाई 2n माइनस 1। दिस इज डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। तो क्या ये फॉर्मूला यहां वैलिड नहीं है? है। बट यहां के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला भी बना है जो और आसान करता है सवाल। ये हमेशा वैलिड है, तो लॉजिक पे बना है। डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 4। और ये एक पर्टिकुलर केस है। SNth इज इक्वल u प्लस ए बाई 2n माइनस 1। चलो सवाल देखते हैं। सो CBSE AIPMT 2008, क्या सवाल है? The distance traveled by a particle starting from rest and moving with an acceleration इतना in the 3rd second। तो देखो nth सेकेंड का सवाल है, nth सेकेंड की बात कर रहा है। अच्छा, distance covered by a particle starting from rest and moving with an acceleration, constant acceleration है, moving with an acceleration इतना। तो acceleration कैसी है? constant। so acceleration is 4/3 and this is कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला क्या है? u। कब लगता है ये? देखो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तब डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला बहुत आसान है, u प्लस ए बाई 2n माइनस 1। क्या यहां पे sn माइनस 1 से सवाल नहीं होगा? हो जाएगा, वो हमेशा वैलिड है। बट ये और आसान पड़ेगा। u इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 चिपका देंगे। सो इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 चिपका देंगे। एक्सेलरेशन इज 4/3 डिवाइड बाई 2n माइनस 1। n कौन सा है? 3rd सेकेंड। n की वैल्यू 3, 3rd सेकेंड की बात की। सो 2n माइनस 1, सो 2 इंटू 3 माइनस 1। तो ये कितना हो गया? 2 से कटा, 2 2 जा 4, 2/3 2 6 माइनस 1 यानी इंटू 5। सो 10/3 मीटर्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग कुछ ग्राफ्स को समझेंगे। पहला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ये बात तो अपनी हो गई है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप से क्या मिलेगा? बेटा इसकी स्लोप क्या होगी? tan थीटा ds/dt। क्या मिलेगा? वेलोसिटी। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप ds/dt, tan थीटा। स्लोप क्या होती है? tan थीटा ds/dt वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी मिलती है। यहाँ पे देखो बेटा ये दी है कहानी कि ये ऐसे है। तो बेटा ये स्लोप कितनी है? हॉरिजॉन्टल लाइन की बेटा स्लोप, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप एंगल 0 डिग्री। सो tan 0, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0, क्योंकि tan 0 डिग्री तो स्लोप 0 है, यानी वेलोसिटी 0 है ना। तो ये वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 का मतलब बॉडी किस पे है बेटा? रेस्ट पे है। तो ये बॉडी रेस्ट पे है। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो बेटा जो थीटा है वो लगातार चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट एंगल है। जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब है ना। यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्लोप नहीं बदल रही है, थीटा देखो नहीं चेंज हो रहा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहां पे देखो बेटा स्लोप नेगेटिव है। जब भी कोई लाइन ऐसे बने, एक बात समझो, हाँ ये बात आप समझो, आज ही के लेक्चर में समझो। जब कोई लाइन यूं बनती है ऐसे तो उसकी स्लोप पॉजिटिव, और कोई लाइन अगर यूं बनती है ऐसे तो उसकी स्लोप नेगेटिव। तो ये नेगेटिव स्लोप है बेटा। तो वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब पार्टिकल ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वापस आ रहा है। पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब यहां से दूर जा रहे हैं, नेगेटिव मतलब ओरिजिन की तरफ आ रहा है, पार्टिकल रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला ये होती है पॉजिटिव स्लोप और ये होती है नेगेटिव स्लोप। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्लियर? तो ये नेगेटिव स्लोप मतलब पार्टिकल वापस आ रहा है
है ना। नेगेटिव स्लोप मतलब वेलोसिटी नेगेटिव। भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम की स्लोप से क्या मिल रही है, वेलोसिटी। तो नेगेटिव वेलोसिटी मतलब बॉडी वापस आ रही है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का कॉन्केव अपवर्ड है, जो कि यहां पे दिख रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का कॉन्केव अपवर्ड है, इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो है। एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब होना वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का कॉन्केव डाउनवर्ड है, देखो कॉन्केव नीचे है, यहां पे देखो कॉन्केव ऐसे खुला हुआ है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अगर कॉन्केव डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन लेस देन जीरो, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव। नेगेटिव मतलब वेलोसिटी घट रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, बॉडी इधर जा रही है, एक्सेलरेशन पीछे है। तो ये चीज याद रखना कि अगर ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके लिए, एसटी ग्राफ के। बाकी वाले तो सबको पता रहते हैं कि स्लोप होती है, वेलोसिटी ये वो, है ना। ये भी याद रखना कि कॉन्केव अपवर्ड्स मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। कॉन्केव डाउनवर्ड्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीजिंग। नेक्स्ट है वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ की स्लोप tan थीटा dv बाई dt एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन मिलता है। दूसरी चीज एरिया अंडर कर्व इंटीग्रल v dt। एरिया अंडर कर्व इंटीग्रल v dt। इंटीग्रल v dt क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो चीजें पता चलती है। पहली चीज इसकी स्लोप, स्लोप ऑफ vt क्या होगी बेटा, dv बाई dt। ये क्या बनती है, एक्सेलरेशन। और दूसरी चीज इसका एरिया, एरिया ऑफ vt क्या होगा, इंटीग्रल v dt। ये क्या मिलेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। सो vt ग्राफ की स्लोप से एक्सेलरेशन और एरिया से डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट देखो, अगर ऐसा vt ग्राफ है इस तरह का, थोड़ी देर एरिया पॉजिटिव है, फिर थोड़ी देर एरिया नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, थोड़ी देर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव, है ना, दिख रहा है। थोड़ी देर एरिया पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जितने पॉजिटिव वाले, बेटा डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, यही होता है ना, एरिया अंडर वीटी कर्व। डिस्प्लेसमेंट यही होता है ना, एरिया अंडर वीटी कर्व। सो डिस्प्लेसमेंट क्या करते हैं, पॉजिटिव एरिया को ऐड करेंगे और नेगेटिव एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दो पॉजिटिव एरिया थे, जुड़ गए, नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट। पर अगर डिस्टेंस निकालना है तो सारे एरिया को ऐड कर दो। डिस्टेंस पूछा है तो सारे एरिया को ऐड कर दो, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव एरिया को हटा। भाई डिस्टेंस में क्या होता है कि आप इधर चले हो, उधर चले हो, कोई मतलब नहीं, डिस्टेंस सब काउंट होता है। गए वापस आए तो डिस्प्लेसमेंट में तो कट जाएगा, वो गए वापस आए डिस्प्लेसमेंट कट जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो नेगेटिव वेलोसिटी है, देखो वेलोसिटी की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव, पार्टिकल वापस आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो वो वैल्यू हटानी पड़ेगी, पर डिस्टेंस में सब काउंट होता है तो जोड़ दिया। नेक्स्ट एटी ग्राफ। एटी ग्राफ से सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, इसका एरिया, एरिया अंडर एटी कर्व, इंटीग्रल ए डी टी। इंटीग्रल ए डी टी क्या देता है हमको, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। एरिया अंडर एटी कर्व क्या देता है बेटा हमको, इंटीग्रल ए डी टी। याद है T1 से T2 तक क्या मिलेगा हमको, V2 माइनस V1। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी नहीं मिलती, चेंज इन वेलोसिटी मिलती है। एरिया अंडर एटी कर्व से इंटीग्रल ए डी टी, T1 से T2, V2 माइनस V1 क्या मिला, चेंज इन वेलोसिटी मिली। आगे बढ़ा जाए बच्चों। ओके, अ कार एक्सेलरेट्स एट 6
meter per second square from rest and then it retards at 3 meter per second square and comes to rest. If total time taken for journey is 20 seconds, find maximum velocity, average velocity, displacement in 20 seconds, time for acceleration and retardation. बड़ा अजीब सवाल है। एक कार पहले एक्सेलरेट करती है फ्रॉम रेस्ट, तो पहले कार रेस्ट पे है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेट की एट 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अ कार एक्सेलरेट्स एट 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखो सवाल सही लिख रहा हूं, अ कार एक्सेलरेट्स एट 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम रेस्ट। कितनी देर के लिए एक्सेलरेट की नहीं पता, t1 टाइम मान लेते हैं, एंड देन इट रिटार्ड्स एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से क्या हुआ, इसका रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ, तो यहां पे हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव लिख दिया हमने। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, तो हमने कहा यहां से एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अच्छा हाँ, एंड देन इट रिटार्ड्स एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड कम्स टू रेस्ट। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। कितनी देर रिटार्ड किया, मान लेते हैं t2। इफ टोटल टाइम टेकन फॉर जर्नी इज 20 सेकेंड्स, टोटल टाइम पता है हमें, क्या निकालना है, फाइंड वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी। यहां पे होगी बेटा वी मैक्स, क्योंकि इसके बाद इसकी स्पीड कम होने लगेगी, पहले स्पीड बढ़ी फिर घटी 0। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकेंड्स, पूरे 20 सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट है। टाइम फॉर एक्सेलरेशन t1 एंड t2, कैसे करें बताओ। अब इसको करने का एक बढ़िया तरीका बता रहे हैं बेटा, ये अल्फा बीटा प्रॉब्लम्स हैं। अल्फा बीटा प्रॉब्लम्स करने का मैं आपको पूरा शॉर्टकट बताता हूं, ध्यान से देखें। अल्फा बीटा टाइप क्वेश्चंस। अ पार्टिकल एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, यानी शुरुआत में स्पीड कितनी है 0, वीटी ग्राफ है, फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 टाइम के लिए, एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा। तो एक्सेलरेट किया कितने रेट पे, अल्फा रेट पे, वेलोसिटी बढ़ी 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 बढ़ी, बात समझ में आई। पहले क्या किया, एक्सेलरेट किया कांस्टेंट रेट पे, अल्फा पे एक्सेलरेट किया, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई पता नहीं। हाँ, एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1, कितने टाइम के लिए, t1 टाइम के लिए, एंड देन इट रिटार्ड्स एट अ कांस्टेंट रेट बीटा फॉर टाइम t2 एंड कम्स टू रेस्ट। वेलोसिटी 0 हो गई, ये कांस्टेंट रेट बीटा टाइम t2 के लिए, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, एंड कम्स टू रेस्ट। अब देखो यहां से आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। क्या क्या, पहली बात, इस पूरे रास्ते का यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव होगी, इस पूरे रास्ते का यहां पे होगी v मैक्स। ये फील हो रहा है सबको, पहले अल्फा से एक्सेलरेट किया, बीटा से रिटार्ड किया, तो मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो पहली बात आपको याद रखनी है, v मैक्स इज इक्वल्स टू अल्फा t1 इज इक्वल्स टू बीटा t2। v मैक्स इज अल्फा t1 इज इक्वल्स टू, याद करना और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, जो इसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन है, एवरेज नहीं, इफेक्टिव एक्सेलरेशन है, दैट इज अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये याद कर लो, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तीसरी बात, इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसका एक और फॉर्मूला है, और वो क्या है, मान लो इसको टोटल टाइम लगा कैपिटल T, मान लो इसको टोटल टाइम लगा कैपिटल T, दैट इज ऑफ कोर्स इक्वल्स टू t1 प्लस t2। सो v मैक्स होगा a इफेक्टिव इंटू कैपिटल T, a इफेक्टिव इंटू कैपिटल T। चौथी बात, v एवरेज इज v मैक्सिमम डिवाइड बाई 2, v एवरेज इज v मैक्सिमम डिवाइड बाई 2। पांचवी बात, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा हाफ a इफेक्टिव इंटू कैपिटल T का स्क्वायर, कैपिटल T इज टोटल टाइम, हाफ a इफेक्टिव इंटू कैपिटल T का स्क्वायर। ये 5 फॉर्मूले आपने पकड़ लिए, आपका ये टॉपिक तैयार हो गया।
अल्फा बीटा टाइप सवाल वाला, खत्म। ये मच्छर आ गया, इसको हटाना पड़ेगा। सो टोटल टाइम इज, हे मच्छर भाग जा, टोटल टाइम इज कैपिटल टी। तो 5 बातें हैं। पहला, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, अल्फा T1 बीटा T2, अल्फा से एक्सेलरेट T1 टाइम के लिए, बीटा से रिटार्ड T2 टाइम के लिए, मैक्सिमम वेलोसिटी अल्फा T1 बीटा T2। दूसरी बात, ए इफेक्टिव, इसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तीसरी बात, मैक्सिमम वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है, ए इफेक्टिव इंटू टोटल टाइम टी। चौथी बात, एवरेज वेलोसिटी वी मैक्सिमम डिवाइड बाई 2। पांचवी बात, टोटल डिस्प्लेसमेंट हाफ इंटू ए इफेक्टिव का, ए इफेक्टिव इंटू टी का स्क्वायर। तो एक काम करिए, वीडियो यहीं पे पॉज करके इन 5 फॉर्मूलों को खुद से लिखिए। बेटा रिवीजन तो इस टाइम आपको बहुत करना होगा, आपको खुद समझ में आ रहा होगा। आपने मुझसे कहा था कि सर आप डिलीवर करो, हम याद कर लेंगे, हम पढ़ लेंगे। सो मैं डिलीवर कर रहा हूं, हाफ ए इफेक्टिव इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर। अब ये सवाल हलवा हो जाएगा, अब ये सवाल हलवा हो जाएगा, है ना। तो इसको लिख देते हैं, डू आफ्टर स्टडिंग अल्फा बीटा अहेड। चलो अब ये सवाल हलवा है। चलो क्या है, अ कार एक्सेलरेट्स एट 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम रेस्ट, then it retards at 3 meter per second square and comes to rest. If total time taken for journey is 20 seconds, find V max. चलो बेटा ये तो हलवा सवाल हो गया। अब इसको हम क्या बोले, a car accelerates from rest, accelerates from rest, फिर रिटार्ड की, यहां पे V मैक्सिमम, अल्फा से एक्सेलरेट की, बीटा से रिटार्ड की, और ये T1 ये T2, टोटल टाइम T, खत्म। सवाल देखो, V मैक्स निकालना है सबसे पहले। सो V मैक्स इज अल्फा इंटू T1 इज इक्वल्स टू बीटा इंटू T2। अल्फा कितना है 6, बीटा कितना है 3, है ना। अल्फा इज 6, बीटा इज 3। T1 कितना है, T2 कितना है, नहीं पता। इफ टोटल टाइम फॉर जर्नी इज, हमको टोटल टाइम पता है। अच्छा, तो यहां से तो नहीं निकल पाएगा V मैक्स। एक और फॉर्मूला था V मैक्स का, ए इफेक्टिव इंटू टी। तो ए इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। ए इफेक्टिव कितना था, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यानी 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, 6 3 जा 18/9। ए इफेक्टिव कितना आ गया 2, तो यहां 2 रख दो, और टोटल टाइम कितना है 20, 40 मीटर पर सेकेंड, मिल गया। सेकेंड पार्ट, V एवरेज। तो V एवरेज क्या था बेटा, V मैक्स डिवाइड बाई 2, बोलो सही है। हमसे पहले V मैक्स पूछा, अल्फा T1 बीटा T2, फेल कर गया, ना T1 है ना T2। दूसरा फॉर्मूला ए इफेक्टिव इंटू टी, ए इफेक्टिव अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, सीधा खत्म सवाल। देखो V मैक्स सीधा निकल आया, V एवरेज V मैक्स बाई 2 यानी 40/2, आंसर आपके सामने 20 मीटर पर सेकेंड। तीसरा पार्ट, डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल्स टू हाफ ए इफेक्टिव इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर। सो हाफ इंटू ए इफेक्टिव कितना है 2, इंटू कैपिटल टी कितना है 20 का स्क्वायर, तो 2 कैंसिल, 400 मीटर। चौथी बात, टाइम फॉर एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो टाइम फॉर एक्सेलरेशन T1 है, रिटार्डेशन का T2 है। अब देखो, अब पहले वाले फॉर्मूले से काम बनेगा, T1 और T2 निकालना है। टाइम फॉर एक्सेलरेशन T1 एंड रिटार्डेशन, अब मेरे को T1 T2 निकालना है। सो T1 T2 यहां से निकल आएगा। अपने को V मैक्स पता है, यहां रख दो, अल्फा पता है, T1 रख दो, आ जाएगा। यहां करो D, V मैक्स इज इक्वल्स टू अल्फा T1 इज इक्वल्स टू बीटा T2, है ना। यहां से T1 हो जाएगा V मैक्स बाई अल्फा, V मैक्स कितना है 40 बाई अल्फा, अल्फा कितना है 6, और T2 हो जाएगा V मैक्स बाई बीटा, तेज तो नहीं हो रहा है, लिख लिख के बता दूं,
क्लियर है? यहां से T1 हो जाएगा Vmax बाई अल्फा, Vmax कितना है बेटा 40, तो 40 बाई अल्फा, अल्फा कितना है 6, और T2 हो जाएगा Vmax बाई बीटा, Vmax कितना है 40, 40/3, ये होगा, यही आएगा। 3 2 6 हो जाएगा, 80 और 40, 120/6। हाँ देखो दोनों को जोड़ देखो 20 आ रहा है ना, 3 2 6, तो ये 80, 80 और 40 120/6, क्लियर? तो ये हो गया अल्फा बीटा का खेल। नेक्स्ट CBSE AIPMT 1994 क्या है? A car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at a constant rate beta and comes to rest. If the total time elapsed is t, then the maximum velocity acquired by the car is. तो अल्फा से एक्सेलरेट किया, बीटा से रिटार्ड किया, और अपने को टोटल टाइम पता है t है। क्या पूछा है आपसे? देन द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो बेटा Vmax इज इक्वल्स टू टोटल टाइम के टर्म्स में बताओ, A इफेक्टिव इंटू टी, A इफेक्टिव अल्फा बीटा अपॉन, here is the answer. मैक्सिमम वेलोसिटी अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करते हैं। G इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर पॉइंट नियर अर्थ सरफेस। जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि G की वैल्यू वेरी होती है, पर पॉइंट नियर पॉइंट्स नियर अर्थ सरफेस के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, हम लोग 9.8, कई बार 10 ले लेते हैं फॉर इजियर कैलकुलेशन, ठीक है। 1D मोशन अंडर ग्रेविटी, अच्छा जो 1D मोशन अंडर ग्रेविटी है, मोशन अंडर ग्रेविटी, G क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज G? G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, इसी को तो हम लोग बोलते हैं G। तो बेटा आप ध्यान से देखो G कैसा है, पॉइंट नियर अर्थ सरफेस के लिए कांस्टेंट है ना, फॉर पॉइंट नियर अर्थ सरफेस के लिए G कैसा है? कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी एक तरह से तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ना है हम लोग को। मोशन अंडर ग्रेविटी ये क्या पढ़ना है हम लोग को? मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी जितने भी फॉर्मूले थे v इज इक्वल टू u प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, एवरेज वेलोसिटी इज v प्लस u डिवाइड बाई 2, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम v प्लस u डिवाइड बाई 2 इनटू t। यहां वेलोसिटी v1, यहां v2, तो बीच में अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये सारे फॉर्मूले, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, सारे फॉर्मूले यहां वैलिड होंगे। मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के जितने फॉर्मूले हैं वो 1D मोशन अंडर ग्रेविटी में वैलिड है, जितना भी अभी डेटा पढ़ा है ना। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जितना भी डेटा पढ़ा सब यहां वैलिड है। v इज इक्वल यू प्लस एटी, s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, एवरेज वेलोसिटी इज v प्लस यू डिवाइड बाई 2, डिस्प्लेसमेंट इज v प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम, यहां वेलोसिटी v1, यहां v2, तो बीच में अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। मोशन अंडर ग्रेविटी अगर हम 1D में देख रहे हैं तो इसमें सारी इक्वेशन वैलिड है मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। साइन कन्वेंशंस देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल से ऊपर है, अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल से ऊपर है तो बेटा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, और अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल से नीचे, अगर आप नीचे को जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। ऐसे समझो, अगर आप ऊपर को जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, और अगर आप नीचे को जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। वेलोसिटी की बात करें, अगर आपने किसी चीज को ऊपर को फेंका तो वेलोसिटी पॉजिटिव, और किसी चीज को नीचे को फेंका तो वेलोसिटी नेगेटिव। ऊपर नीचे की कहानी समझ में आई? जो भी चीज ऊपर
वो पॉजिटिव, जो भी वेक्टर नीचे वो नेगेटिव। अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, कोई चीज नीचे आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। किसी बॉल को ऊपर फेंका तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, किसी बॉल को नीचे फेंका तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव। अच्छा, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज माइनस जी। कई लोग सोचते हैं कभी प्लस जी होगा कभी माइनस जी, हमेशा माइनस जी होगा, चाहे बॉल को ऊपर फेंको चाहे बॉल को नीचे फेंको। क्या है भैया? क्योंकि एक्सेलरेशन किधर लगता है? नीचे की तरफ, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी किधर लगता है? नीचे की तरफ। तो ए इज ऑलवेज माइनस जी, ए इज ऑलवेज माइनस जी। जब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तब ये सब लॉजिक लगाना, जब डिस्टेंस की बात करें तो इन सब लॉजिक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारी लॉजिक तब लगाना जब डिस्प्लेसमेंट की बात हो, वेक्टर की बात हो। ए हमेशा माइनस जी, क्योंकि जी हमेशा नीचे की तरफ लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सो ए इज ऑलवेज माइनस जी। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ मैं आपको फॉर्मुलेस बता रहा हूं, इसको याद रखेंगे। अ पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h रीचेस ग्राउंड इन टाइम t विथ वेलोसिटी v। इस पार्टिकल को हमने यहां से ड्रॉप किया, रीचेस ग्राउंड इन टाइम t, ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा इस पार्टिकल को? t टाइम लगा। तो अब हमें t निकालना है, कितना होगा इन टाइम t। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन से आप निकाल सकते हो। कैसे? एक बात बताओ, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। टाइम कितना लगा है? t। एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस जी। पार्टिकल किधर गया है बेटा? नीचे को। किधर गया है? नीचे को। किधर गया है? नीचे को। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? माइनस h। पार्टिकल यहां से किधर गया है? नीचे को। सो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा है? नेगेटिव, माइनस h, है ना। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड। जब भी बेटा ड्रॉप्ड वर्ड यूज हो, देखो ड्रॉप पे अंडरलाइन है, जहां भी ड्रॉप्ड वर्ड यूज हो यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, जहां भी ड्रॉप्ड वर्ड यूज हो इनिशियल वेलोसिटी 0। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? माइनस h, नीचे की तरफ माइनस h। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? माइनस h, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ चीजें नेगेटिव, ऊपर की तरफ चीजें पॉजिटिव। सो डिस्प्लेसमेंट इज माइनस h। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, तो माइनस t। यहां से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, आपको t की वैल्यू मिल जाएगी। s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, s की जगह माइनस h, u की जगह 0 प्लस हाफ, a की जगह माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से t इज इक्वल टू 2h बाई जी रूट में, टी स्क्वायर होगा 2h बाई जी, टी इज इक्वल टू 2h बाई जी रूट में। तो अगर किसी पार्टिकल को आपने ड्रॉप किया है, वर्ड ध्यान दें, ड्रॉप किया है h हाइट से, तो नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा बेटा? उसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा? अंडर रूट 2h बाई जी, ड्रॉप के केस में अंडर रूट 2h बाई जी। और क्या निकालना है? विथ वेलोसिटी। यहां पे आके इसकी क्या वेलोसिटी है, नीचे इस जगह पे क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी पता करनी है। तो बेटा वेलोसिटी कैसे निकलेगी? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू 0 हो गया, a माइनस जी इंटू टी, है ना। और t कितना है? अच्छा यहां से नहीं निकल पाएंगे, t नहीं पता है, फाइनल वेलोसिटी से नहीं निकल पाएगी ना, क्योंकि अपने को t ही नहीं पता, t तो अभी निकाला है। हाँ ये लगा देते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 2 इंटू माइनस जी, और s कितना है? माइनस h, माइनस माइनस प्लस हो गया, v इज इक्वल्स टू रूट 2gh। तो अगर पार्टिकल को ड्रॉप किया है, वर्ड पे ध्यान दें, ड्रॉप किया है, तो नीचे पहुंचने में टाइम लगेगा रूट 2h बाई जी, और वेलोसिटी होगी अंडर रूट 2gh। अगर पार्टिकल क्या है? ड्रॉप्ड है तभी। अगर किसी वेलोसिटी से नीचे फेंकोगे तब ये फॉर्मूलेज वैलिड नहीं होंगे। तब कौन से फॉर्मूले वैलिड होंगे मास्टर? ये जो प्रोसेस सिखाया है ये मोशन अंडर ग्रेविटी में कहीं भी कर सकते हो, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी अगर 1D में देख रहे हैं तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कहानी है बस, और कुछ नहीं। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की इक्वेशंस अपने को ढेर सारी पता है, तमाम इक्वेशन पता है, अपन गलत नहीं कर सकते।
हाँ, ये पर्टिकुलर केस कब बनेगा? जब आप बॉडी को ड्रॉप करो, जब ड्रॉप्ड का केस लिखा हो तब आप सीधा टाइम निकाल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g और वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड √2gh। टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g एंड वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड √2gh। अगर ड्रॉप किया है सो टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g एंड वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड √2gh। बट ये प्रोसेस जो सीखा ये कहीं भी लगाओ बेटा, कोई भी सवाल हिला दो मोशन अंडर ग्रेविटी का, इससे प्रोजेक्टाइल मोशन का, मेहनत करके डरो नहीं, मेहनत नहीं करवाएंगे, है ना। तो अपन साथ में है। तो देखो मैं यकीन बैच में पढ़ाता था तो उनको बोलता था, अभी पढ़ाता हूँ सॉरी, हाँ, तो उनको मैं बोलता हूँ कि दो तरह की जिंदगी होती है, एक होती है आम जिंदगी, एक होती है मेंटोस जिंदगी, है ना। तो आम जिंदगी में तो इंसान ये सब करेगा। अपन जो मेथड्स आज पढ़ रहे हैं वो मेंटोस जिंदगी मेथड है ना। अल्फा बीटा प्रॉब्लम करने का मेंटोस जिंदगी, बहुत से आपको मेंटोस जिंदगी दी मैंने, ढेर सारे मेंटोस जिंदगी को अपने पास रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी u reaches up to a maximum height h in time t। अब बताओ, एक स्टोन को अगर मैंने u वेलोसिटी से फेंका तो वो कहां तक जाएगा और कब तक जाएगा? कहीं जाके तो रुक जाएगा। अगर आप एक स्टोन को ऊपर फेंको तो वो स्टोन हमेशा नीचे आता है। क्यों? क्योंकि ऊपर कोई पत्थर खाने वाला नहीं है, चूहा खाने वाला है ना। नीचे भी सब चूहा खाने वाले लोग हैं। हाँ, तो क्या बात हो रही है? एक स्टोन को ऊपर फेंका तो वो नीचे आता है ना। तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा यहां टॉप पोजीशन पहुंचने में? जब वो टॉप पोजीशन में पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। श्योर है? टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी 0, यू से फेंका है। अच्छा, हमें हाइट भी निकालनी है और टाइम भी निकालना है, कितने टाइम में पहुंचा और कितनी हाइट पे गया। बेटा सिंपल सी बात है, u कितना है इनिशियल वेलोसिटी, u ले लिया, फाइनल वेलोसिटी कितनी 0। देखो अगर किसी चीज को ऊपर फेंकोगे तो एक जगह जाके वो रुक जाएगी, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन बेटा ध्यान से सुनो, -g, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे आओ, एक्सेलरेशन कितना लग रहा है नीचे। जो चीज नीचे लग रही है वो नेगेटिव, जी ऐसे ही तो लगता है ना नीचे की तरफ, अर्थ नीचे ही तो खींचती है सेंटर की तरफ। तो a इज -g, u इज +u की -u, बेटा +u, क्योंकि गेंदा को या स्टोन को ऊपर फेंका है। ये हो गया, टाइम निकाल लो। v इज इक्वल्स टू u प्लस at, v हो गया 0, यहां से gt इज इक्वल्स टू u, t इज इक्वल्स टू u/g। तो u/g टाइम में ये ऊपर पहुंचता है और सिमेट्री ऑफ मोशन होती है कि उतने ही टाइम में वापस नीचे आता है। A particle thrown vertically upwards with velocity e reaches up to a maximum height। अगर u velocity से फेंका, a stone thrown vertically upwards with velocity u reaches up to a maximum height h in time t is equals to u/g में पहुंचता है और u/g में बेटा वापस भी आता है। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, u/g में गया, u/g में आया। नेक्स्ट है हाइट निकालनी है, हाइट भी निकल आएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन से सब हो जाएगा। देखो इनिशियल वेलोसिटी इज +u, फाइनल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज -g, डिस्प्लेसमेंट इज +h। क्यों? क्योंकि इस बार बेटा हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट +h। बेटा इक्वेशन लगा दो, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, खेल खत्म हो जाएगा। ये 0 इज इक्वल्स टू u² प्लस 2 इंटू -g इंटू h, यहां से 2gh इधर जाके पॉजिटिव रहेगा, सो 2gh नीचे लिखते हैं थोड़ा क्योंकि फॉर्मूला भी लिखना होगा। 2gh इज इक्वल्स टू u², यहां से 2gh इज इक्वल्स टू u², यहां से h इज इक्वल्स टू u²/2g। तो बेटा हाइट कितनी होगी, ये फॉर्मूले याद रखो। इसके बाद आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले भी तुरंत याद होंगे, जो एंगल वाला प्रोजेक्टाइल होता है, तुरंत याद हो। टाइम में कितना लगा, u/g में ऊपर गए, u/g में नीचे भी आएंगे, और कितनी हाइट पहुंचे, u²/2g। ये कब हो रहा है, जब पार्टिकल को आप नीचे से थ्रो कर रहे हो विथ वेलोसिटी u।
अगर पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड्स है तो कितने टाइम में ऊपर पहुंचेगा, u/g, और कितनी हाइट पे, u²/2g। अगर ऊपर से गिराया है तो कितने टाइम में नीचे पहुंचेगा, √2h/g, और कितनी वेलोसिटी से, √2gh। याद हो गया इतना? आगे बढ़े, ध्यान से देख लो, इन दोनों चीजों को ध्यान से देख लो। अगर ऊपर से गिराया है तो कितने टाइम में नीचे, √2h/g, और कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, √2gh। अगर नीचे से ऊपर फेंका है तो कितने टाइम में ऊपर, u/g, और उतने में ही वापस नीचे भी आएगा। जितना टाइम लेके ऊपर गया है उतने ही टाइम में वापस नीचे भी आता है। u/g में गया, u/g में वापस, और कितनी हाइट तक, u²/2g। चलो, CBSE AIPMT 2011 क्या पूछ रहे हैं? A boy standing at the top of a tower of 20 meter height drops a stone. Assuming g is equal to 10 meter per second square, the velocity with which it hits the ground. तो यही तो पढ़ रहे थे कि एक भाई साहब हैं जो टावर पे खड़े हैं, हाइट कितनी है, 20 मीटर के टावर पे खड़े हैं, और क्या किया इन्होंने, यहां से एक स्टोन को ड्रॉप किया है। ध्यान से, वर्ड क्या है, ड्रॉप्ड, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्या पूछ रहा है, अज्यूमिंग g इज द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट करेंगे। तो बेटा ड्रॉप्ड के लिए मैंने दो चीज बताई है, टाइम √2h/g और वेलोसिटी √2gh। तो √2 × 10 × h कितना है, 20। तो √20 × 20 बाहर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विथ इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अब ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, यहां फॉर्मूले नहीं लगाएंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 5 seconds द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो यहां पे मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। ट्राई करें एक बार पॉज करके आप। कॉन्सेप्चुअल क्या है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विथ इनिशियल स्पीड u इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर से पार्टिकल को ऊपर और फेंक दिया। ये क्या खेल हो रहा है, बिल्डिंग के ऊपर से पार्टिकल को और ऊपर फेंक दिया। कितनी स्पीड दी, 10 मीटर पर सेकेंड से बिल्डिंग की छत से पार्टिकल को हमने ऊपर फेंक दिया। तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा? नहीं, तब भी जाकर नीचे ही आएगा। हाँ, ऊपर जाएगा पर नीचे भी तो आएगा। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विथ इनिशियल स्पीड u इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अच्छा, तो पहले ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया ना। सब स्ट्रेट लाइन मोशन ही दिखाना होगा एक्चुअल में। थोड़ा सा इसे बिल्डिंग से बाहर हाथ निकाल के फेंका है। तो पहले ये ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। ये इसका मोशन होगा, गया नीचे आया। एट टाइम t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। ये कब हुआ, t इज इक्वल्स टू 0 पे फेंका और t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स पे यहां पहुंच गया। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। अब इसको हम सिर्फ कॉन्सेप्ट से करेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं। सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिंपल, इससे खत्म हो जाएगा सवाल। चलो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, +10। यस, नॉट 10, +10। ऊपर फेंका ना तो +10। अच्छा, पूरे रास्ते इसके ऊपर एक्सेलरेशन क्या लगना है, -g। जब ऊपर जा रहा है तब भी एक्सेलरेशन नीचे ही लगता है ग्रेविटी का, जब नीचे आ रहा है तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर जाते वक्त भी नीचे लग रहा है, नीचे आते वक्त भी। सो a इज -g ऑलवेज, a इज -g। ठीक है, इसको हम लोग -10 ले लेते हैं। अच्छा, टाइम कितना लगा पूरी कहानी में? पूरी कहानी में टाइम लगा 5 सेकेंड।
और पूरी कहानी का इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, सोच के आंसर देना। पूरी कहानी का डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, गया ट्र, यहां पे रुका ट्र, यहां पे आया, यहां पे वापस 10 हो जाएगी नीचे की तरफ, ट्र, यहां 0 होगी, यहां आके वापस 10 हो जाएगी नीचे की तरफ, ट्र, फिर यहां जाके नीचे गया। तो पूरी कहानी का डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, ये हो गई इसकी इनिशियल पोजीशन और ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन। तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो ये रहा, पूरी कहानी का डिस्प्लेसमेंट तो ये है, डिस्प्लेसमेंट। सर ऊपर गया नीचे आया, वो सब तो डिस्टेंस कवर्ड है भाई। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल यहां है, फाइनल यहां है, तो डिस्प्लेसमेंट ये कितना -h, नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, इनिशियल यहां फाइनल यहां, ऊपर गया नीचे आया, वो सब तो डिस्टेंस कवर्ड है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये नीचे की तरफ, इनिशियल से फाइनल कितना -h, क्योंकि नीचे आ रहे हैं। तो s इज इक्वल्स टू -h, बस बेटा s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दे, खत्म। ये प्योर कॉन्सेप्चुअल सवाल मैंने लिया जिसमें कोई फॉर्मूला या ट्रिक वगैरह ना चले। s कितना है -h, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, टाइम कितना लगा है 5, प्लस हाफ इंटू a की जगह -10, टाइम कितना है 5। कई लोग को लग रहा है ऐसा नहीं हो सकता सर, 5 सेकेंड में तो सर ये ऊपर भी तो गया है, वो भी तो काउंट हो रहा है। इक्वेशन ऑफ मोशन में s डिस्प्लेसमेंट होता है। कई लोग यही सोच रहे हैं इस टाइम कि सर 5 सेकंड में तो ये भी तो आ रहा होगा सर, ये भी काउंट हो रहा होगा। गलत कह रहे हो सर, 5 सेकंड में तो ये वाला भी आ रहा होगा इसके अंदर। s डिस्टेंस नहीं होता, s डिस्प्लेसमेंट होता है। s क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अपने आप इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसी बनी है कि s से डिस्प्लेसमेंट ही आता है, s के अंदर ये वैल्यू काउंट नहीं होगी, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट आएगा अपने आप। इक्वेशन ऑफ मोशन में s रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट, तो अपने आप टेंशन मत लो। तुम्हें लग रहा है कि s के अंदर ये वैल्यू भी आ जाएगी, ये डिस्टेंस नहीं आएगा, वैसे सेट है इक्वेशन, ठीक है। तो s इज इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, -h इज इक्वल्स टू 50, ये -5 इंटू 5 का स्क्वायर 25, -125, सो -h इज इक्वल्स टू 50, 125 -75, सो h इज इक्वल्स टू 75 मीटर। क्लियर, 75 मीटर इज द आंसर। नेक्स्ट, सिमेट्री इन मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें बढ़िया सिमेट्री है, जितने टाइम में ऊपर जाता है उतने टाइम में नीचे आता है। ऊपर जाने में टाइम लगा, अगर U से फेंका, अगर हम U से फेंकेंगे तो अपवर्ड जर्नी में टाइम लगेगा U/g, है। अगर U से फेंका, फिर यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहां क्या वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर डाउनवर्ड जर्नी में कितना टाइम लगेगा, सेम U/g। तो सिमेट्री होती है मोशन अंडर ग्रेविटी में, जितने टाइम में ऊपर जाता है उतने टाइम में नीचे। पर सिमेट्री यहीं खत्म नहीं हुई, सिमेट्री बड़ी भयानक है, जरा देखो। मान लो लेट टोटल टाइम ऑफ जर्नी भी 10 सेकेंड, टोटल टाइम ऑफ जर्नी 10 सेकेंड, तो जाहिर सी बात है 5 सेकेंड में ऊपर गया होगा इसके हिसाब से। अगर 10 सेकेंड है तो 5 सेकेंड अपवर्ड जर्नी होगी और 5 सेकेंड डाउनवर्ड जर्नी होगी। टोटल टाइम आधा आधा, 5 सेकेंड में ऊपर पहुंचा, 5 सेकेंड में नीचे। अच्छा, 5 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में यहां पहुंचा, 2 सेकेंड में यहां, 3 सेकेंड में यहां, 4 सेकेंड में यहां, 5 सेकेंड में यहां। ठीक है, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। छठे सेकेंड में यहां पहुंचेगा, 7वें सेकेंड में यहां, 8वें सेकेंड में यहां, 9वें सेकेंड में यहां और 10वें सेकेंड में यहां। ठीक है, यानी पहले सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करता है और जो 10वें सेकेंड में डिस्टेंस कवर करता है वो सेम होता है। दूसरे सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करता है और जो 9वें सेकेंड में डिस्टेंस कवर करता है वो भी सेम होता है।
तीसरे सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करता है और 8वें सेकंड में डिस्टेंस कवर करता है वो भी सेम, चौथे का और 7वें का भी सेम, 5वें का और 6वें सेकंड का डिस्टेंस भी सेम होता है। तो ये सिमेट्री होती है, पहला सेकंड और आखिरी सेकंड का डिस्टेंस सेम, दूसरे सेकंड और n-1 का सेम, तीसरे n-2 का सेम, पूरी सिमेट्री है। एक सेकंड जो डिस्टेंस कवर किया वो 10वें का, जो 2 सेकंड में कवर किया वो 9वें का, जो 3rd सेकंड में किया वो 8वें का, जो 4th सेकंड में किया वो 7वें का। क्लियर है? तो जितने टाइम में ये ऊपर गया उतने टाइम में नीचे आया। क्लियर है? ये बात फील हुई? मैंने एग्जाम्पल लेके बताया, मान लेते हैं कि पूरी जर्नी में 10 सेकंड लगा, तो 5 सेकंड में ऊपर पहुंचे और 5 सेकंड में नीचे पहुंचे, 5 सेकंड में ऊपर और 5 सेकंड में नीचे। तो मैंने कहा कि जितना डिस्टेंस आपने फर्स्ट सेकंड में कवर किया है, 5 सेकंड में ऊपर 5 सेकंड नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जितना डिस्टेंस फर्स्ट सेकंड में कवर किया है उतना ही डिस्टेंस आप 10th सेकंड में कवर करते हो, जितना 2 सेकंड में उतना ही 9 सेकंड में, जितना 3 सेकंड में उतना ही 8 सेकंड में, जितना 4th सेकंड में उतना 7th सेकंड में, जितना 5th सेकंड में उतना 6th सेकंड में। सिमेट्री क्लियर है? डिस्टेंस कवर्ड इन, कहां लिखूं, यहां, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 9 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकंड, डैश 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 डैश, डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 6th सेकंड। सवाल CBSE AIPMT 2003। If a ball is thrown vertically upwards with speed u, the distance covered during the last t second of its ascent is क्या है? बढ़िया सवाल है, सोचें। If a ball is thrown vertically upwards with speed u, the distance covered during the last t second of its ascent। सोचें आराम से। एक बॉडी को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, गया 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 गया, फिर नीचे आएगा ऑफ कोर्स, है ना। तो पूछ रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट टी सेकेंड्स ऑफ हिज एक्सेंट, असेंट है ना, एक्सेंट नहीं, एक्सेंट तो बोलने वाले कहते हैं असेंट, लास्ट टी सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये हमने यू से फेंका बेटा, गया 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 गया, तो ये पूछ रहा है लास्ट टी सेकेंड्स ऑफ एसेंट, ये होगा इसका बेटा असेंट और ये होगा इसका डिसेंट। ठीक है, स्पेलिंग मैंने जो भी लिख दिया डिसेंट तो नहीं लिखी है, ये होगा असेंट, ये होगा डिसेंट, है ना। तो लास्ट टी सेकेंड्स ऑफ असेंट पूछ रहा है कि ये आखिरी टी सेकेंड्स ऑफ असेंट में कितना डिस्टेंस कवर किया। बेटा जितना डिस्टेंस आखिरी टी सेकेंड ऑफ असेंट में कवर किया होगा उतना डिस्टेंस फर्स्ट टी सेकेंड्स ऑफ डिसेंट में कवर किया होगा। जितना डिस्टेंस इस टी टाइम में कवर किया होगा उतना ही डिस्टेंस उसने इस टी टाइम में कवर किया होगा। डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट टीथ सेकेंड ऑफ लास्ट टी सेकेंड्स ऑफ असेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट टी सेकेंड्स ऑफ डिसेंट, है ना। यही तो हमने देखा, डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन 6th सेकेंड। लास्ट के 1 सेकेंड इधर का डिस्टेंस और पहले 1 सेकेंड का इधर का डिस्टेंस, असेंट का आखिरी 1 सेकेंड और डिसेंट का पहला 1 सेकेंड का डिस्टेंस सेम है। ये असेंट का आखिरी सेकेंड, ये डिसेंट का पहला सेकेंड, है ना। तो सिमेट्री यही तो है। तो हमसे पूछा है ड्यूरिंग द लास्ट टी सेकेंड ऑफ असेंट, हम निकाल देंगे फर्स्ट टी सेकेंड्स ऑफ डिसेंट, सेम होगा। सो फर्स्ट टी सेकेंड्स ऑफ डिसेंट का हम निकाल देंगे, बहुत ही आसान होगा, है ना। हम ये डिस्टेंस की जगह ये डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये बड़ा आसान है बेटा। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, नीचे गिर रहा है, 0 वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कितना -g, डिस्प्लेसमेंट कितना -h ले लेते हैं, है ना, कि h गिरा है और टाइम t लगा है। एक पेज और है अपने पास, चलो। सो
समझे? सो फर्स्ट t सेकेंड्स ऑफ डिसेंट देखते हैं। वेलोसिटी 0, यहां से नीचे गिरा t टाइम के लिए, है ना भाई। डिसेंट के वक्त यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 ऊपर पहुंच के। तो फर्स्ट t सेकेंड्स ऑफ डिसेंट का जो डिस्टेंस होगा वही लास्ट t सेकेंड्स ऑफ असेंट का होगा। लास्ट t सेकेंड्स ऑफ असेंट, फर्स्ट t सेकेंड्स ऑफ डिसेंट। तो u0 डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं -h, एक्सेलरेशन -g, अप्लाई s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर? तो लास्ट t सेकेंड्स ऑफ असेंट इज इक्वल, सॉरी लास्ट t सेकेंड्स ऑफ असेंट इज इक्वल्स टू फर्स्ट t सेकेंड ऑफ डिसेंट। क्लियर है? तो हम लोग यहीं पे इसको रोकेंगे और कल हम लोग पढ़ेंगे एक और बहुत बढ़िया ट्रिक मोशन अंडर ग्रेविटी की। ठीक है, उसके सवाल अभी मैंने प्रैक्टिस शीट में नहीं दिए क्योंकि मेरे को आज यहीं तक आना था। मोशन अंडर ग्रेविटी में एक और ट्रिक बची है जिससे बढ़िया बढ़िया सवाल धुआं होंगे, है ना। डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 2 सेकेंड्स ऑफ इट्स फॉल, इस तरह के सवाल हैं। तो इस तरह चीजों को हम लोग कल की क्लास में उठाएंगे। आज की क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।